ये एडुटेरिया का पेपर है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट पेपर है इसमें 23 और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 12। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बीपीएससी 2025 के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित होता है। ये अभिकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ए आंसर इसमें सही है। बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 3, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकें तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें इक्वल होगा क्योंकि समान अवरोधक बल लगाए जा रहे हैं। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 4, यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार प्रभावित होगा? ये प्रभावित नहीं होगा, अप्रभावित रहेगा। सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें यहाँ पर जो ऊर्जा का SI मात्रक होता है वो जूल होता है, ना कि जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक इसमें जूल नहीं है। इसमें हमें सही ऑप्शन देखना है। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। जो ऊर्जा का मान है ये समय पर निर्भर नहीं करता है और ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल, जबकि शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। जो P होता है P = W/T होता है। तो यहाँ पर W होता है, यहाँ पर जो जूल होगा इसका और डिवाइड में सेकेंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। और इसका जो मात्रक होता है वाट भी होता है शक्ति का मात्रक। इसमें शक्ति का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, ये समय पर निर्भर करता है, जबकि ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का किया जाता है। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। एक होता है समस्थानिक वर्ड और एक होता है संभारिक। समस्थानिक वो होता है जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संभारिक में जो परमाणु द्रव्यमान होंगे वो समान होते हैं। तीसरा ऑप्शन है घेंगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक I-131 का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन भी इसमें सही है। इनमें से गलत पूछा गया है तो कोई भी गलत नहीं है, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हिग्स बोसन को संज्ञा दी जाती है, ये दी जाती है गॉड पार्टिकल की। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें चुंबकीय क्षेत्र फील्ड के बारे में सही है? चुंबकीय फील्ड के बारे में बताना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका मात्रक टेस्ला होता है। ये SI मात्रक है किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 9, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, करेक्ट है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है, ये भी सही है। अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचारित नहीं हो सकती हैं। जो ये तरंगे होती हैं वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचारित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी। चौथा ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री बिना किसी विशेष यंत्र के आपस में संवाद कर सकते हैं। बिना किसी यंत्र के संवाद नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। जो लैंथेनाइड्स है ये छठे आवर्त में होते हैं और इनमें 57 से 71 तक के तत्व शामिल होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें
विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का बढ़ना अवकरण कहलाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, एक तो ऑक्सीकरण होता है और एक अवकरण होता है। अवकरण विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना, धन आवेश का घट जाना, उसको बोलते हैं अवकरण। इसमें ना, इसमें रिवर्स कंडीशन दी हुई है। इसका इसमें होता तो ये सही होता और ये होता तो ये सही होता। इसमें दोनों ऑप्शन ही गलत होंगे। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर थोरियम ये पिच ब्लेंड से नहीं है, जबकि मोनाजाइट इसका अयस्क होता है। तो बी आंसर इसका सही है। गलत ऑप्शन पूछा गया है, बाकी के इसमें सही सुमेलित हो रहे हैं। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही ऑप्शन देखना है। जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरता है। इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरता है। जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरेगा। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए इसे मिट्टी का जो तेल होता है, केरोसिन का तेल बोला जाता है, उसमें डुबो कर रखा जाता है। जबकि जो लिथियम होती है, ये सबसे भारी धातु नहीं होती, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु भार होता है इसमें 6, 3Li की 6। इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO की 4 इंटू हाफ H2O, CaSO की 4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब यहाँ पर 1/2 है। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन आता है? इसमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 घटती है। जो द्रव्यमान संख्या होगी इसके डबल घटेगी। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गैल्वेनाइजेशन में लोहे की सतह पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य बी ऑप्शन करेक्ट है, लोहे को ऑक्सीकरण तथा जंग लगाने की से सुरक्षा प्रदान करना। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं देखनी है। नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनता है और पदार्थ की संरचना में परिवर्तन इसी में आता है और ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक होंगे। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है, गैस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। यह जल में अत्यधिक विलेय होती है, यह जल में विलेय नहीं होती है, अविलेय होती है। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कण WBC की उप प्रकार नहीं है? इसमें WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसका उप प्रकार नहीं है, ये बताना है। जो एरिथ्रोसाइट होता है ना, वो नहीं होती। तो डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा इसमें कथन सही है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्त्रावित नहीं करती है। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो एक और दो दोनों सही होंगे। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है। पहला तो इसमें ठीक है कथन। कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। आर इसमें गलत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, ये तो गलत है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय होगा वो ग्लूकोज या अन्य शर्करा बनाने में होता है, ना कि ऑक्सीजन के उत्सर्जन में होगा। तो इसका यहाँ पर
ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वृक्क जो किडनी होती है निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है? ये कौन कौन से कार्य करता है ये बताना है। जल, लवण, पीएच तथा अधिशेष पोषक तत्वों का नियमन व अपशिष्ट निष्कासन करता है। जो अपशिष्ट होते हैं उसका निष्कासन करता है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 23। इंसुलिन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें सी ऑप्शन सही है। यह है लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो इंसुलिन होता है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 24। स्तंभ कोशिका की विभाजित होकर समान संतति कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसमें कहा जाता है स्व नवीकरण, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 25। निम्नलिखित में से सही देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा मलेरिया का परजीवी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसमें अमीबा हिस्टोलिटिका नहीं होता है, तो बी ऑप्शन तो इसका गलत है। मलेरिया का वाहक मच्छर सी मक्खी है। जो मलेरिया का वाहक है मच्छर सी नहीं होती है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज होती है और जो परजीवी होता है ये होता है प्लाज्मोडियम और जो अंग प्रभावित होते हैं तिल्ली एवं आरबीसी होते हैं। ठंड के साथ इसमें बुखार होता है मलेरिया में, तो इसमें यहाँ पर ठंड के साथ बुखार होता है। ए और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इंडस 2 किस प्रकार की सुविधा है? जो इंडस 2 है ये एक सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 27। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बी आंसर इसमें सही है। यहाँ पर अग्नि 5 DRDO द्वारा विकसित एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 29। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट, ये क्यूबिट क्या होता है? 0 और 1 दोनों को एक साथ दर्शाने वाली यूनिट होती है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बायोफोर्टिफिकेशन, जो बायोफोर्टिफिकेशन है तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य फसलों में पोषक तत्व बढ़ाना है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। सही ऑप्शन बताने हैं इसमें। मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागोर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये गलत है, धोलावीरा है ना कि राखी गढ़ी है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर जॉन मार्शल को माना जाता है। ये भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, ना कि सर जॉन मार्शल को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। चौथा ऑप्शन है डाइमैकस सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था जो मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। ये अशोक के दरबार में नहीं, जबकि जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। ओनली इसमें एक ही कथन ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित। इसमें यहाँ पर जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं और उनके प्रतीक दिए हुए हैं, इसमें मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए ऋषभ देव, ये प्रथम थे जैन तीर्थंकर और इनका जो प्रतीक है ये था सांड। ऋषभ देव इनका सांड है। अजीत नाथ इनकी बात करें तो ये द्वितीय थे और इनका हाथी प्रतीक है। पार्श्वनाथ ये 23वें थे, इनका सांप है। महावीर स्वामी इनका सिंह है, तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 3 4 1, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कांपिल्य थी, तो सी आंसर इसमें
सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती थी, जो 6 समितियों में विभक्त थी। इनमें से जन्म मरण का लेखा जोखा रखना किस समिति का कार्य होता था? ये तृतीय समिति का होता था मौर्य काल में, तो तीसरी समिति का होता था। बी आंसर इसका सही है। प्रथम समिति का देखें तो उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण करना होता था, और द्वितीय का होता था विदेशियों की देखरेख, और तीसरे के यहाँ पर जन्म मरण का लेखा जोखा करना होता था। चौथी जो समिति थी उसमें वाणिज्य और व्यापार का होता था, जबकि पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, और जो छठी थी सस्तम बिक्री कर वसूल करना होता था। जिस तरीके से यहाँ पर तृतीय समिति का पूछा गया है, तो और भी समिति का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक इसमें से कौन था? धर्मपाल था। बी आंसर इसमें सही है। और ये 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 और सूची 2 दी गई है इसमें, और इसमें मिलान करना है। वाकाटक, जो वाकाटक है विंध्य शक्ति यहाँ पर, ठीक है। चोल की बात करें तो विजाल्य यहाँ पर, और गहड़वाल, जो गहड़वाल है ये चंद्रदेव से संबंधित है, तो सी का इसमें चौथा है। और कल्याणी के चालुक्य ये तेलप द्वितीय से, तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 3 4 2। नेक्स्ट है 37। मोहम्मद गोरी का, इसमें मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध था? ये था खोखरों के विरुद्ध, तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसमें गाजी मलिक। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी, जो पुर्तगाली मुद्राएं थीं। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र थे, फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थे। ये इटली की मुद्राएं थी, ना कि पुर्तगाली की मुद्राएं थी। तो ये इटली की, अगर इटली का होता तो यहाँ पर सही होता। तेलुगु कविता का पितामह कहा जाने वाला अलसनी पैदन कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? शाहजहां के काल में किया गया था, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है और इसमें कालानुक्रम देखना है। इसमें यहाँ पर सोशल सर्विस लीग की बात करें तो 1911 की है ये, 1911 की। और श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इसको लिखा गया। विश्व भारती, जो विश्व भारती है रविंद्रनाथ टैगोर जी की है ये, और 1921 में विश्व भारती 1921। फिर यहाँ पर हिंदू महासभा, ये कई बार पूछा गया है हिंदू महासभा का, ये 1915 की और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, तो ये है 1915 की 1915। फिर यहाँ पर विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ये 1917 और एनी बेसेंट के द्वारा, तो यहाँ पर 1917। सबसे पहले इसमें सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन से सी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 42। इसमें यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। इसमें यहाँ पर देखें हैदराबाद में चिनकिलिज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जा, तो इसका होगा यहाँ पर हैदराबाद का आसफ जा चिनकिलिज खां इसमें दिया हुआ है, तो इसका 5 हो जाएगा। पहले का 5 से 2 स्टार्ट इसमें हो रहे हैं। दूसरा अवध है, अवध का सादत खां या बुरहान उल मुल्क, सादत खां इसमें पहला। फिर है बंगाल का मुर्शीद कुली खां, इनके द्वारा मुर्शीद कुली खां। और कर्नाटक का है सादुतुल्ला खां, यहाँ पर ये, तो इसमें 5 1 2 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भक्ति आंदोलन के दौरान वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे ज्ञानेश्वर।
यहाँ पर ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 1275 से 1296 ईस्वी में थे। उन्होंने ही वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 44, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला है जमींदारी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सॉर द्वारा बनाया गया था, तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, इनके द्वारा ही बनाया गया था। जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, जबकि भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार को देना होता था। तो दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 46, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है इसमें, भारत के विभिन्न प्रांतों में 1880 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। ठीक है, इसमें कथन और कारण है, मई 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। कारण भी ठीक है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1916 में चैम्सफोर्ड, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था 1916 में, तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, वायसराय। इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान राष्ट्रपति भवन जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था, में रहने वाले प्रथम वायसराय इसमें कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 वर्ष लगे थे इसमें, इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस भवन का वास्तुकार जो थे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 49, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें यहाँ पर देखना है कि विद्रोह को कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी और इधर यहाँ पर क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। इसमें इधर है झांसी, झांसी में ह्यूरोज, यहाँ पर पहले का तीसरा है। जगदीशपुर देखें, इसमें विलियम टेलर एवं विसेंट आयर, यहाँ पर चौथा होगा। दिल्ली की बात करें हडसन, और यहाँ पर लखनऊ में कैंपबेल, तो इसका आंसर 3 4 1 2 3 4 1 2 बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 50, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस तिथि से की थी? ये 12 मार्च 1930 से की गई थी, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में स्थापित पहली संस्था वेदांत कॉलेज थी। ये पहली संस्था वेदांत कॉलेज नहीं थी, जबकि आत्मीय सभा थी जिसकी स्थापना 1815 में की गई थी, और इसमें वेदांत कॉलेज की बात करें तो ये 1825 में की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, और पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें आंसर भी निकल गया। 2 3 4 सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 52, कथन ए कारण दिया हुआ है। कथन है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, ये 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में की गई थी, 1921 के शुरुआती दौर में। कारण है तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए किया गया था, ये भी ठीक है, और इसमें ना इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 53, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये 1932 में की गई थी और पुणे में की गई थी, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1942 में, ना कि आज़ाद हिंद सरकार की। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसमें 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसे आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर गलत है दूसरा ऑप्शन भी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सही ऑप्शन इसमें पूछा गया है, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना है और इसमें सही कालानुक्रम भी देखना है। स्वराज्यस्त पार्टी की बात करें तो ये 1 जनवरी 1923 में की गई थी। 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और इसमें थे चित्तरंजन दास, CR दास, इनके द्वारा की गई थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना। फिर यहाँ पर हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन। इसमें फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, और एक होगा 1928 का HSRA, ये 1924 का है। जो यहाँ पर ये है HRA, ये 1924 का है, जबकि 1928 का HSRA है, तो इसमें यहाँ पर 24 में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो की गई थी ये 1927 में की गई थी, जबकि भारत में आया था 1928 में, यहाँ पर 1927 में। इसमें सही कालानुक्रम देखें तो इसमें होगा नंबर बी पहले से स्टार्ट होगा 1920 से, तो बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु इसमें कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संगठन से है? आर्य समाज से है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था? ये चार्टर एक्ट 1813 में किया गया था, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 59, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं और इसमें यहाँ पर मिलान भी करने हैं। इसमें यहाँ पर देखें सुधारक की इसमें बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यहाँ पर ये इसमें पहले का चौथा होगा वॉयस ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा, द लीडर मदन मोहन मालवीय। द पायनियर जॉर्ज एलन, तो इसका आंसर होगा 4 1 3 2, सी आंसर में आ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी राजगृह, तो इसमें यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 62, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? महेंद्र को भेजा था, इसमें सी ऑप्शन इसका सही होगा। महेंद्र को भेजा था श्रीलंका में, जो मौर्य वंश के सम्राट अशोक महान 268 से 232 ईसा पूर्व में भारत से परे बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है 63, हुमायूं के समय बिहार पर किसका नियंत्रण था? इसमें था अफगानों का, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया था, ये 1580 में दिया गया था, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये सम्राट अकबर के शासनकाल में बिहार को आधिकारिक तौर पर मुगल सम्राट का एक सूबा प्रांत घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार को बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में एक एकत्र
करने का अधिकार दिया था। ये बक्सर के युद्ध में जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया है बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 1908 में किया गया था। तो बी आंसर इसका सही है। जो बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन है जिसे बिहार प्रांतीय सम्मेलन भी कहा जाता है, इसका पहला अधिवेशन 1908 में किया गया था। नेक्स्ट है 67 है बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 68 मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ये जज किंग्सफोर्ड थे, उनकी हत्या का किया गया था। सी आंसर इसमें सही है। 30 अप्रैल 1908 को हुए मुजफ्फरपुर बम विस्फोट भारतीय क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए जाने वाले ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का एक प्रयास था। नेक्स्ट है इसमें 69 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें शहीद छात्र दिए हुए हैं और इधर यहाँ पर जन्म स्थान दिए हैं। तो इसमें देखने हैं कितने युग्म सही सुमेलित हो रहे हैं। तो पहला है इसमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये सारण में, ठीक है पहला ऑप्शन। जगपति कुमार, जो इसमें जगपति कुमार हैं, ये भागलपुर से नहीं है, इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, ये सारण से हैं, और रामानंद सिंह ये पटना से हैं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन 1, 3, 4 बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन है इसका। इसमें यहाँ पर देखें 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में एक दुखद गोलीकांड हुआ था। तो इसमें यहाँ पर बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को और भी तेज कर दिया गया था, और जो इस गोलीबारी में 7 छात्र शहीद हो गए थे और 25 गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसमें यहाँ पर उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण में और रामानंद सिंह सादत नगर पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम खुला वन क्षेत्र है? अधिकतम खुला वन क्षेत्र है कैमूर में। तो ए आंसर इसका सही है। और यहाँ पर मध्यम घना वन की बात करें तो पश्चिम चंपारण में है 527 किलोमीटर स्क्वायर में, और बहुत घना वन की बात करें तो ये भी पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट 71 निम्नलिखित खनिजों में जिलों के युग्मों में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है? गैलेना बांका, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 72 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्पन्न होती है? इसमें नदी उत्पन्न होती है बूढ़ी गंडक, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 73 बिहार में गौ हत्या पर कानूनन किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? ये 1955 में लगाया गया था। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 74 है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार से बिहार सरकार को अनुदान के रूप में देय राशि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की तुलना में कितनी अधिक होने का अनुमान है? ये 2024-25 की तुलना में बतानी है 2025-26 में कितने अधिक होने का अनुमान है। तो इसमें है 2414 करोड़ रुपए, 2414 करोड़। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 75 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शंस देखना है। पहला ऑप्शन है बिहार राज्य सरकार का कुल व्यय 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रुपए है, ठीक है यहाँ पर पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बिहार सरकार राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 2023-24 में 1,93,347 करोड़ रुपए था, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा बिहार सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर 58,735 रुपये है। ये कुल व्यय और कुल जो राजस्व प्राप्ति हो रही है ना, उन दोनों के बीच में अंतर है 58,735 रुपये का। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन हमें गलत ऑप्शंस बताने हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर जो अमरकंटक पहाड़ियाँ है ना, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है, ना कि यहाँ पर विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला का। दूसरा ऑप्शन है शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, जबकि ये आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है। गलत है। राजमहल पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी विस्तार मैकाल पहाड़ियाँ हैं, ना कि राजमहल पहाड़ियाँ हैं। इसमें सबसे पूर्वी है मैकाल पहाड़ियाँ, जो सतपुड़ी पर्वत श्रृंखला का है। तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, सही ऑप्शन इसमें बताना है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 77 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये नर्मदा नदी पर बनाया है। बी आंसर इसमें सही है। नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पर, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर बनाया गया है। बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट 78 तीस्ता नदी के संबंध में इसमें गलत कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम एक ही है, तो इसमें यहाँ पर तीस्ता नदी सिक्किम की सोलाहामो झील से निकलती है, तो पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर गलत है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम एक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रंगीत नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो इसमें गलत ऑप्शन बताना है, केवल एक गलत ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 79 स्वयं जुताई किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है। ये काली मिट्टी की है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 गेहूं की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो गेहूं की फसल होती है वो शीतोष्ण कटिबंध की फसल होती है। ये अक्टूबर से मार्च में की जाती है। दूसरा ऑप्शन है इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसमें भारत विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 14% उत्पादन करता है। प्रमुख फसल जैसे कि चावल कहाँ पर उत्पादक राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर हो गया चावल में, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा पर स्थित है। लाल सागर की सीमा पर स्थित बताना है, तो इसमें मिस्र भी है जिसे इजिप्ट बोला जाता है, सूडान, सऊदी अरब और यमन, इसमें सभी है। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें देखना है। आदिम निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 83 निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंगे होती हैं जिन्हें प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, धरती पर सबसे पहले पहुंचती हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 इसमें सही जोड़े देखना है। चूना पत्थर, इसमें यहाँ पर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर अवसादी चट्टानों में होता है, ए आंसर इसका पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। संगमरमर की बात करें तो आग्नेय में नहीं होता, जबकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत है, केवल एक आ रहा है ए में, ए आंसर इसका सही है। 85 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प इसमें
चूज करना है। पहला है हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है, शुरू में सिंचित क्षेत्रों तक ही थी। 1970 के दशक के बाद तकनीक देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई। दूसरा ऑप्शन भी सही है, हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे। इसमें यहाँ पर गलत है, तमिलनाडु नहीं है इसमें। तो इसके जो क्षेत्र थे प्रारंभ में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बाद के चरण में गुजरात भी शामिल था। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित राहत विशेषताओं पर विचार करना है और पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे जाना है। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर, इसमें सबसे पहले देखें तो सतमाला पहाड़ियाँ होंगी, यहाँ पर 4 होगा सतमाला पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद होगी यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ। तीसरा होगा राजमहल की पहाड़ियाँ होंगी। फिर उसके बाद मिसमी, मिसमी तो सबसे बाद में इधर ही पड़ती है, तो पहला हो गया। मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में और सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। 4, 3, 2, 1 डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत माना जाता है? इसे माना जाता है बायोगैस को, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित इसमें मिलान करना है नदी और इधर यहाँ पर शहर दिए हैं। सीन नदी देखें तो इसमें है पेरिस। डैन्यूब नदी की बात करें तो ये वियना ऑस्ट्रिया जो कि ब्लैक सागर में गिरती है, वियना से जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नील नदी ये सूडान। टेम्स नदी इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर होगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है शहरी बाजारी के लिए सब्जियों और फलों का व्यावसायिक उत्पादन। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है चुनाव की घोषणा। इसमें यहाँ पर चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें कारण है आदर्श आचार संहिता को संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया जाता है। इसको कानून बनाकर अधिनियमित नहीं किया जाता। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। तो इसमें आर गलत है, ए सही है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का होता है, सी आंसर इसमें सही है। जो बॉक्साइट है ये तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारों या पर्वत श्रृंखलाओं पर पाया जाता है और ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट 92, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा सही है। पहला है इसमें 38वें की बात करें तो 1975 में किया गया था जो संविधान संशोधन था और न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन करना था। तो पहले का जो होगा इसमें 4th होगा। दूसरा है इसमें 42वां संविधान संशोधन, ये 1976 का और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो इसका होगा तीसरा। 44वें की बात करें इसमें ये 1978 का था और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना, तो इसका सी का जो होगा इसमें पहला होगा और 61वां इसमें यहाँ पर डी का दूसरा ऑप्शन बच जाता है। जो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1988 में हुआ था और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। तो इसमें बी आंसर इसका सही होगा, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट 93, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसमें यहाँ पर कौन सा इससे अलग है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द ये कहाँ से प्रेरित है? ये है फ्रांसीसी क्रांति से। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। फ्रांसीसी क्रांति ये 1789 के विश्व प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे प्रेरित है। नेक्स्ट है 96 वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? 6 में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें यहाँ पर 6 होगा, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। इसमें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ये साइकिल है, इसका यहाँ पर डी है। फिर है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK ये है उगता सूरज, यहाँ पर। तीसरा होगा तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका कार। और जो भी बच गया इसमें 2 फूल और घास, इसका आंसर होगा 4 3 1 2 4 3 2 4 3 1 2 डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 98। निम्नलिखित प्राधिकारियों में वरीयता अनुक्रम में सबके ऊपर कौन आएगा? इसमें राजदूत आएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 99। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये कहा गया है आर्टिकल 343 में। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कुछ प्रमुख उद्योग और उनकी स्थापना दी गई है। तो यहाँ पर देखने किस देश के सहयोग से कौन सा उद्योग लगाया गया? तो यहाँ पर देखें भिलाई इस्पात संयंत्र ये सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। राउरकेला ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। बोकारो की बात करें, बोकारो ये सोवियत रूस के द्वारा लगाया गया और ये झारखंड में है। दुर्गापुर यहाँ पर ये गलत है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये यूके के सहयोग से लगाया गया। तो इसमें केवल 2 सही सुमेलित है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 101। MN रॉय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है जन योजना में कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है? ये 91वां संविधान संशोधन था। 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया कि जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है सभी मंत्रियों की संख्या। नेक्स्ट है 103। नीति आयोग के विषय में इसमें सही नहीं है, गलत ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ठीक है। इसमें एक पूर्णकालिक सदस्य होता है, यहाँ पर इसमें एक पूर्णकालिक सदस्य होता है, यही ऑप्शन इसका गलत है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया और ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो बी आंसर इसका गलत है और इसका 2015 में और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर ये आधारित है। सचिवालय का गठन आवश्यकता पड़ेगी तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 104। निम्न विशेषताएं किस स्थिति को संदर्भित करती हैं? यहाँ पर इसमें विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर बताना है किसके बारे में ये बताया गया है। अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई देती हैं। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहे हैं। मुद्रास्फीति की दर ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रही है। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो इसमें जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर निस्पंदन या मंदीगत जो मुद्रास्फीति होती है ये अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई देती हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ दिखाई देगी तो उसी को ही बोला जाता है स्टैगफ्लेशन।
नेक्स्ट है 105, इसमें यहाँ पर कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें देखें यहाँ पर जैसे नज़दीकी या समीपस्थ मुद्रा, जो नज़दीकी और समीपस्थ मुद्रा है वो यहाँ पर सोना और चांदी है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है दुर्लभ मुद्रा, जो दुर्लभ मुद्रा है ये ब्रिटिश पाउंड है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा है गरम मुद्रा, जो गरम मुद्रा होती है शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं, उसको ही कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सभी तीन। नेक्स्ट है 106, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि नहीं होगी, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका केवल एक ही होगा, केवल एक ए में आ रहा है, ए आंसर करेक्ट है। 107 विभेदात्मक ब्याज दर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। यह योजना 1972 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1972 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने समग्र ऋण का कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों एवं कम आय वर्ग को 4% ब्याज दर पर आवंटित करें। ये ऑप्शन इसमें ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 108, इसमें सिद्धांत और इधर प्रतिपादक दिए हुए हैं। इसमें देखना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। प्लानिंग एंड दी पुअर, जो प्लानिंग एंड दी पुअर है ये BS मिनहास के द्वारा दिया गया है, ना कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो ये रैगनर नर्क्स सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन संतुलित निकास का सिद्धांत, जो संतुलित निकास का सिद्धांत है ये दिया गया था हर्समैन सिद्धांत के द्वारा। तो इसमें केवल सही कथन पूछा गया है, तो एक ही ऑप्शन इसका सही होगा, तो यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 109, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर जनरल या वायसराय को जाता है। ये लॉर्ड कैनिंग को जाता है, तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। जो बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है वो भी भारत में लॉर्ड कैनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है 110, इसमें 110 है समिति और इधर सुधार नीति दी गई है। इधर देखें यहाँ पर दंतेवाला समिति, तो ये बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से। पहला ऑप्शन इसमें सही है। महालनोबिस समिति की बात करें राष्ट्रीय आय से है। खुसरो समिति ये कृषि साक्षरता की हथकरघा से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति की बात करें ये लघु उद्योग से संबंधित है। तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो 3 और 4 ऑप्शन गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, इसमें यहाँ पर पैटर्न देखना है और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है कौन सा कथन आएगा। इसमें यहाँ पर जैसे कि 23, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 23 को 3 से और प्लस इसमें ऐड करते हैं कितना 3, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें 4 ऐड कर दें तो 132 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 16 5 जा 80 हो गया। 80 में 5 ऐड कर दो तो यहाँ पर आएगा 85। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 111, 111 है दी गई श्रृंखला में, इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखना है। इसमें यहाँ पर देखें एक ए तो एक पर ही आ रहा है, जैसे यहाँ पर ए है फिर बी एफ और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, इसमें ये दिया हुआ है। अब इसमें ये एक पर आता है तो एक में एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, एक ही आता है। ये भी एक पर आया, ये 2 पर आया। इसमें यहाँ पर करेंगे एक में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। फिर 2 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर 6 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पर क्योंकि ये एफ यहाँ पर
ये बी कितना है, दूसरे पर आया तो 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, और 6 पर आता है ये, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 2 3 और फिर आएगा 4, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 = 24, और 24 आता है कितने पर, x पर, तो x इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 113। 3 व्यक्तियों संतोष, आशुतोष और सुभाष की औसत आयु 39 वर्ष है। इसमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं और तीनों की जो आयु है वो कितनी आ गई, यहाँ पर 39 वर्ष दी गई है। अब टोटल आयु निकालने इनकी, टोटल आयु कितनी आ जाएगी यहाँ पर 39, और 3 व्यक्ति हैं ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 117 वर्ष आ जाएंगे। जब सनोज समूह में शामिल होता है, सनोज इसमें अब शामिल हुआ तो औसत आयु हो गई इसमें 38 वर्ष। यदि एक अन्य व्यक्ति विक्रम जो सनोज से 2 वर्ष छोटा है, अब जो विक्रम है ये 2 वर्ष छोटा है, इसमें यहाँ पर देखें, अब जब सनोज को शामिल कर लेते तो 4 व्यक्ति इसमें शामिल हो गए, और इसमें औसत आयु कितनी दे दी, 38 दी गई है, तो टोटल निकाल लेंगे, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई, 152 आ गई। अब यहाँ पर सनोज की उम्र निकल जाएगी, ये 115, ये 4 व्यक्ति थे, इसमें कितने 3 व्यक्ति हैं, तो सनोज की निकल जाएगी 152 में से घटा देंगे कितना 117, तो 152 में से 117 घटाया तो यहाँ पर कितना बचता है 35 बचा, तो सनोज की जो आयु आई इसमें 35 वर्ष आ गई। अब विक्रम की आयु, अब ये जो विक्रम है ना 2 साल छोटा है, तो इसकी जो कितनी आ जाएगी 33 वर्ष आ जाएगी विक्रम की आयु। अब इसमें यहाँ पर पूछा है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु निकालनी है, तो 5 व्यक्तियों की, 4 व्यक्तियों की औसत आयु आई थी इसमें 152, 4 व्यक्तियों की, इसमें 5 व्यक्तियों की निकालनी है, तो 4 ये हो गए और एक आया कौन, विक्रम, और डिवाइड में कितने हो गए 5 व्यक्ति। अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करेंगे यहाँ पर 3 2 इसमें 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, और यहाँ पर 1 और 5, 5 3 15, और यहाँ पर 3 और 5 हो गया, 5 7 35, तो इसमें 37, 5 व्यक्तियों की औसत आयु आएगी कितनी 37 वर्ष, और विक्रम की आयु आई है 33 वर्ष, तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 114। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जो पहले 13 अक्षर होंगे ना उनको उल्टे क्रम में लिखा जाए, और फिर ए के बाद शेष 13 अक्षरों को मूल क्रम में लिखा जाए, तो आपके बाईं ओर जब इसको लिख के देखेंगे ना तो दाईं ओर से 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इसमें डी आएगा, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 115। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखना है। इसमें पहले देखेंगे कि क्या सीरीज लग रही है। इसमें जैसे ये है 48, अब 48 को हमने डिवाइड किया 8 से, 48 को हमने डिवाइड कर दिया इस वाले 8 से डिवाइड किया, और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें इसको इस वाले से डिवाइड करके, 42 को डिवाइड करें यहाँ पर, इस वाले को इससे डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें आता है या नहीं आता। तो 48 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, और यहाँ पर है 42 डिवाइडेड बाई 14 हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 × 3 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ रहा है, तो यही यहाँ पर सीरीज लग रही है। इसमें देखें इसको इससे डिवाइड करें तो यहाँ पर आ गया 3, और इसको 9 5 45, 15 आ रहा है। इस तरीके से इसको करेंगे, इसको डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा, और क्रॉस 17 3 कितना हो गया 51, वहाँ पर सीरीज का पता चल जाएगा, आसानी से दिख जाता है वो उसमें क्या लग रहा है। तो यहाँ पर आ गया 21, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 116। दिए गए प्रश्न में एक कथन और बाद में 2 धारणाएं दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कथन में IPL भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय है, इसी से यहाँ पे देखना है क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखें भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को IPL पसंद नहीं है, इसमें यहाँ पर हम पता नहीं लगा सकते हैं। जो IPL भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय है, जो युवा है ना उनके बीच लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं लगा सकते कि हाँ वो पसंद है या नहीं है।
भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को, लेकिन यहाँ पर युवाओं की बात बोली गई है। सभी भारतीय युवा, अब सभी युवाओं के बीच लोकप्रिय तो है, लेकिन सभी युवाओं के लिए नहीं बोला गया है कि वो देखना पसंद करते हैं या नहीं करते। तो ये भी इसमें गलत होगा और ये भी इसमें गलत होगा। तो हम इसके आधार पर नहीं बता सकते हैं दोनों कथनों में। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 117, किसी संख्या के 50% का 2%। इसमें 50% कोई संख्या है, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं x, इसका 50% बटे 100 हो गया, ये 100 है, क्रॉस इसका 2%। अब कितनी संख्या आएगी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब इसमें हम अगर यहाँ पे माने, यहाँ पर इसको x की जगह पर 100 मान लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गई। तो इसमें जो संख्या आएगी ना, 1 आएगी। तो इसका आंसर होगा 1%। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, आतोष, यहाँ पर अंतोष ने 5 पेन 24 रुपये में खरीदे। जो 5 पेन खरीद रहा है ना, ये 5 पेन खरीद रहा है 24 रुपये में, उनमें से 4 को 20 रुपये में बेच दिया। 4 को 20 रुपये में बेच दे रहा है। एक पेंसिल का जो क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 तो 24 रुपये में, एक का कितना हो जाएगा 24/5। तो इसमें आया यहाँ पर 4.8 आएगा, ये कट करने पर एक पेंसिल का आ गया 4.8। अब 4 पेंसिलों का जो क्रय मूल्य है, 4 पेंसिलों का यहाँ पर 4 पेंसिलों का क्रय मूल्य, इसमें यहाँ पर 4 पेंसिलों का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पेंसिलों का निकाल लेंगे, क्योंकि एक पेंसिल का कितना आ गया 4.8 हो गया। तो 4 का निकाल लेंगे तो 4.8 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 19.2, इतने रुपए हो गए। अब 4 पेंसिलों का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना, 20 रुपये। यहाँ पर दिया हुआ है 20 रुपये, बेच दे रहा है वो 20 रुपये में। तो लाभ निकाल लेंगे, इसमें विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य है। तो 20 माइनस के ये विक्रय मूल्य है, ये CP है, और जबकि यहाँ पर SP दिया है कितना, यहाँ पर 20 रुपये। 4 का दिया है तो 4 का हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो इसमें माइनस कर लेंगे, क्योंकि लाभ बराबर जो होता है SP माइनस के CP होगा, तभी तो लाभ प्राप्त हो जाएगा उसको। तो यहाँ पर लाभ जो होगा 20 माइनस के 19.2, तो कितने का होगा 0.8 रुपये का इसमें इसको लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत, इसमें होगा यहाँ पर जितना भी इसमें घटाकर आया लाभ आया उसको ऊपर लिखेंगे 0.8 और डिवाइडेड बाई होता है CP आया 9.2 और इनटू होगा यहाँ पर 100। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 8 से इसको कट करेंगे, 8 पंजा 8 हो गया, और यहाँ पर यह आएगा 3 और 4, इसमें आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 4 जा 32। अब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4.166 रुपये। तो इसमें जो आंसर होगा 4.17 इसके करीब आ जाएगा, क्योंकि 5 के बाद एक आता है तो जुड़ जाता है, 5 के बाद नंबर आता है। तो इसमें B ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 119, 2 व्यक्ति शैलेंद्र और मिर्जन अपने दोस्त अशोक को लेने के लिए 15 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 2 विपरीत बिंदुओं से कार्यालय से निकले थे। कितना यहाँ पर बोला इसने 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और इसने दिशा क्या थी, विपरीत थी। यदि शैलेंद्र 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे और मिर्जन 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, यहाँ पर 2.5, इसमें विपरीत, जब विपरीत जाते हैं तो इसमें जुड़ जाती हैं, तो ये कितना है 3.5 प्लस के इसमें 2.5, इसमें ऐड करेंगे तो आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब दूरी कितनी है यहाँ पर 15 किलोमीटर दे दी। तो अब इसमें समय निकाल लेंगे। समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर होगा यहाँ पर दूरी कितनी दी है 15 और इसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट आएगा इसका। तो यहाँ पर जो होगा 2 घंटे 30 मिनट ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 120, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत x +
9 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल इसमें कितना है? 4752 है। x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखें क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं देखेंगे, धनात्मक देखनी है वो भी। तो यहाँ पर इसमें मान लेते हैं, इसमें अगर 7 मानिए a माइनस के 3 और a माइनस का 2, a माइनस का 1, फिर यहाँ पर a हो गई और फिर पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि जब इनको ऐड करेंगे ना तो इसमें आसानी होती है, कैंसिल हो जाते हैं ये। तो इनका जो एवरेज होगा यहाँ पर x प्लस के 9 दिया हुआ है। तो सबसे बड़े इसमें फिर a प्लस का 1 होगा, a प्लस 2 और a प्लस 3। ये यहाँ पर 7 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर इसमें इसका जो सबसे छोटा और सबसे बड़े का गुणनफल दे दिया है इसने 4752। तो इसमें यहाँ पर देखें सबसे बड़ी संख्या, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसका और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल करना है और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी इसमें 60 आएगी। नेक्स्ट है 121, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? ये होगा मेघालय में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? ये कच्छ गुजरात में हुआ। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 123, भारत का पहला शून्य व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? ये है इंदौर। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 124, 2025 में विश्व फेयर प्ले दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया? ये मनाया गया था यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। 125 है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ लखनऊ में। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 126, भारत का पहला सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT किस अभियान का हिस्सा है? ये आदित्य L1 का हिस्सा है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 127, तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत किसने की है? ये की है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 128, RBI की फ्री AI समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला है, यह समिति IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इस समिति को खुले वित्त पोषण के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है, RBI के वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, न कि वित्तीय मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन पता लगने के बाद इसमें आंसर आ जाता है ए, 1 और 3। ए आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 129, प्रोजेक्ट 39A ये किससे संबंधित है? ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत कार्यक्रम से संबंधित है। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 130, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? ये भारत का बताना है। तो ये इंडस है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 131, नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना SBREE किस संस्था द्वारा चलाई जाती है? ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा चलाई जाती है और SBREE योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलाई गई, जिससे असंगठित व अप्रबंधित श्रमिकों को पंजीकरण का अवसर मिल सके। तो इसमें यहाँ पर ESIC बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 132, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 VVP सेकंड के संदर्भ में सही कथन इसमें देखने हैं। पहला ऑप्शन है, इसकी अवधि 5 वर्ष 2024-25 से 2028-29 है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, यह आंशिक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और जो इस योजना का जो पूरा खर्च होगा कार्यान्वयन से लेकर केंद्र सरकार उठाती है
और इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकना है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं काम करने के लिए, पलायन कहलाता है। 1 और 3 ऑप्शन सी में आ रहे हैं, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 133, इसमें SUVAS और SUPACE इसके संदर्भ में देखना है और कथन भी बताने कितने कथन इसमें सही है। इसमें पहला AI संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है SUPACE एक केस एनालिसिस पोर्टल है जो जटिल कानूनी दस्तावेजों से तथ्य, कानूनी प्रावधान और इस तरह की जानकारी संक्षेपित रूप में प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। दोनों उपकरणों का उद्देश्य न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लेने का कार्यकरण पूरी तरह से स्वचालित करना है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी का उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी शोध सहायता प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ऑप्शन सही है, तो ए में आ रहा है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 134, हरिमऊ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच में? ये मलेशिया के बीच में, और यहाँ पर थल सेना और यहाँ पर मलेशिया। तो इसमें जो आएगा आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मलेशिया, थल सेना और यहाँ पर मलेशिया, बी आंसर इसका सही होगा। ये मलेशिया में आयोजित हुआ था 2024 में। नेक्स्ट है यहाँ पर 135, प्रोजेक्ट इन रोड किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ये किया गया है उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबर बागान को बढ़ावा देने के लिए। बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 136, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4% रहने का अनुमान है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 137, केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसे निम्न में से किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 138, एम्स नई दिल्ली किस पहल के तहत डिजिटल OPD पंजीकरण में शीर्ष स्थान पर है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 139, नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें देखना है। योजना का कुल परिव्यय रुपये 1261 करोड़ रखा गया है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है 14,500 महिला SHG को ड्रोन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। इसमें 14,500 महिलाओं को ही है। तीसरा ऑप्शन है योजना 2025-26 से 2027-28 के दौरान लागू होगी। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, 2024-25 से 2025-26 के लिए है। चौथा ऑप्शन है इसका उद्देश्य कृषि, छिड़काव, उर्वरक और कीटनाशकों के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना है। 1, 2, 4 बी में आ रहा है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, 38वें नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025 उत्तराखंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है यह है आयोजन 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, खेलों का मास्कट मोली था जो हिमालयन मोनाल से प्रेरित था। तीनों ऑप्शंस इसमें ठीक है। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये अरुण सिंघल के द्वारा लिखी गई है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 142,
ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर देखना है कौन से इसमें सही है। पहला ऑप्शन है भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किए और 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में देखना है और ये 2024 का है। पहला ऑप्शन ठीक है, NCI को येल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया। इसे येल यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बल्कि जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है और biodb.com द्वारा विकसित किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यह सूचकांक जैव विविधता संरक्षण में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 1 और 3 बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेट बॉय सैटेलाइट GMPCS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। GMPCS मोबाइल टर्मिनलों द्वारा आवाज़ और डेटा सेवाएं उपग्रहों के माध्यम से प्रदान करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ज़मीनी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है GMPCS का नियमन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन द्वारा किया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है यह वैश्विक रूप से भू आधारित नेटवर्क को पूरी तरह प्रतिस्थापित करता है। ये तीसरा ऑप्शन गलत है, तो ए आंसर इसका ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट 144, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की है? ये की है भागलपुर से, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 145, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया? ये किया नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 146, बिहार दिवस 2025 की थीम के साथ मनाया गया है। उन्नत बिहार विकसित बिहार बनाया गया है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 147, भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से मशहूर शारदा सिन्हा हाल ही में निधन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इम्पोर्टेंट है, सुपौल में हुआ था 1953 में, तो इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 148, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVYP को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है? ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 149, चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है। ये है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 150, वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? इसमें की गई यहाँ पर 7। बिहार से कितने हैं? 7 हैं। इसमें देखिए डॉक्टर शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी, किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी महाराज, तो ए आंसर इसका करेक्ट है, 7 है।